एक बार फिर आप सभी को शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज एक बार फिर यूट्यूब क्लास में वीडियो के माध्यम से हम सभी पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन यूनिट 4 पे डिस्कस कर रहे थे। पहले भी वीडियो में यूनिट 4 पे डिस्कस हुआ है। आज इस वीडियो में हम सभी यूनिट 4, चूँकि आप पहले भी वीडियो देखे होंगे, उस सभी वीडियो में यूनिट 4 का, जिसमें स्टैटिक्स और टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, उसके बाद यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपका यूनिट 4 में पढ़ना है। तो हम लोगों ने स्टैटिक्स सांख्यिकी का बड़े अच्छे तरीके से यूट्यूब क्लास के माध्यम से, जूम ऐप और नोट्स के माध्यम से आप सबों को समय समय पर नोट्स हो या क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमने पहले स्टैटिक्स का कंसेप्ट, मीनिंग, नेचर, डिफिनेशन, ये सब आपको क्लास में भी और नोट्स के माध्यम से भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। डिफिनेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, वीडियो में भी हम लोगों ने डिफिनेशन के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी के उद्देश्य एवं कार्य, एम्स एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन। सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया में इस बात को हम लोगों ने देखा है कि सांख्यिकी का उद्देश्य या कार्य या यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उपयोग क्या है। तो सांख्यिकी क्षेत्र विशेष रूप से संबंधित आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण और उनकी व्याख्या का विज्ञान है। इस तो डिफिनेशन में भी आपको बताया गया है कि सांख्यिकी में सबसे पहले हम बात करेंगे आंकड़ों के डाटा के संकलन, वर्गीकरण, उनकी व्याख्या, और इस व्याख्या के आधार पे ही क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भविष्य कथन किया जाता है। मूल रूप से सांख्यिकी के ये 5 उद्देश्य एवं कार्य है, अभी आपको बताया जाएगा। ज्ञान के जिस क्षेत्र में इसका प्रयोग 2 तरीके से होता है, सामान्य और विशिष्ट। जैसे स्टैटिक्स का भी यूज या यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स का उपयोग 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो सामान्य रूप से जनरल एम्स, और एक स्पेसिफिक एम्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स के जनरल एम्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जनरल एम्स क्या है, वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है। तो पहला, शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी के सामान्य उद्देश्य एवं कार्य।
शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स का जो यूज शिक्षा यानी एजुकेशन फील्ड को हम इम्पोर्टेंस मान रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये बताया जा रहा है कि सांख्यिकी के सामान्य उद्देश्य और उसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको स्टैटिक्स के जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स देख लेंगे तो वहाँ पे बातें क्लियर हो जाएगी कि जनरल एम्स क्या है। तो नंबर फर्स्ट जो शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का उद्देश्य है नंबर फर्स्ट वो शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना। जैसे शिक्षा से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, डाटा है, उसका संकलन करना। फॉर एग्जाम्पल में आप अगर कि इसको समझ सकते हैं, आप अपने स्कूल का रिजल्ट का कंक्लूजन आपको निकालना है, या आप अपने कॉलेज या किसी भी चीज़ का आपको रिजल्ट का कंक्लूजन निकालना है कि आपके रिजल्ट स्कूल का या विद्यालय का ग्राफ रिजल्ट का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं कि जो ग्राफ है वो मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है। एक आप कोई भी एक स्कूल ले लीजिए, एक स्कूल लेते हैं, उसमें हम विगत 10 साल के रिजल्ट का ग्राफ, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में समान उद्देश्य का हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जनरल एम्स का बात कर रहे हैं, तो उसका ये जनरल एम्स होगा। हमको 1 साल का निकालने में, करेंट आपको एट प्रेजेंट निकालने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ अगर कि हमको 10 साल का डाटा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2010 से 2020 का, तो सबसे पहले 10 का रिजल्ट, 11, 12 सिस्टमेटिक उसी तरह से सबका रिजल्ट लेना होगा। और रिजल्ट लेने के बाद उसको देखना होगा कि किस ईयर रिजल्ट बढ़ा है और किस ईयर रिजल्ट मेरा घटा है। फिर उस रिजल्ट का देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय का या हमारे कॉलेज का रिजल्ट या परिणाम जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं या हमारे परिणाम खराब आ रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हम लोग फिर उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट के परिणाम आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं या उस रिजल्ट का परिणाम खराब आ रहे हैं। उसके बाद उसको हम अगर कि ग्राफ पे दिखाना चाहें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, तो उसको हम ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं, हिस्टोग्राम में दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दिखा सकते हैं, या आपका पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। या फिर कभी कभी जब हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप अपने विद्यालय का, अपने महाविद्यालय का आप 2010 विगत 10 सालों का रिजल्ट के परिणामों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इनको व्यक्त करें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 साल का डाटा लेना पड़ेगा। डाटा लेने के बाद उनका परसेंटेज निकालना होगा, कितने बच्चे पास किए और कितने बच्चे फेल किए। उसके बाद वहाँ से परसेंटेज निकालने के बाद हम ये कर सकते हैं कि परसेंटेज निकालें, और परसेंटेज निकालने के बाद उसका 2010 में क्या परसेंटेज आया है, 2011 में क्या परसेंटेज आया है,
2012 में क्या परसेंटेज आया है, सिस्टमेटिक उसी तरह से परसेंटेज निकाल के हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से कि हाँ ये मेरे कॉलेज का, मेरे स्कूल का डेवलपमेंट है। हर साल रिजल्ट या तो उसमें देखिएगा एक चीज़ आप ध्यान देना, उस तरह के जब भी आपको रिजल्ट या डेवलपमेंट एजुकेशनल अचीवमेंट जैसी ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा तो 4 कंडीशन उसमें आता है, जो पहले भी हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से बातें उसमें आती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, या तो डाटा इंक्रीज करेगा, मतलब आपका 2010, 11, 12, 13 जैसे जैसे आप करेंगे आपका रिजल्ट का जो डाटा होगा वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। थर्ड पोजीशन जो आता है उसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, डिक्रीज इंक्रीज भी हो सकता है। और एक होता है इंक्रीज किया डिक्रीज करेगा, डिक्रीज के बाद इंक्रीज फिर डिक्रीज, इस तरह से डाटा फंक्चुएट होता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि अप डाउन होता है। उसमें आप देखेंगे कि आपके शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का संकलन अच्छे तरीके से किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है, शिक्षा से संबंधित संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित कर उनका वर्गीकरण करना। इसमें इस बात को आप समझिएगा, अब जैसे शिक्षा से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित कर उनका वर्गीकरण करना, शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का, संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित कर उनका वर्गीकरण करना। जैसे अब तो हम जैसे एक रिजल्ट का या एक परिणाम का हम कंक्लूजन कर रहे थे, हम यहाँ पे अभी 2 तरह के परिणामों का, जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने किसी भी क्लास का एक एग्जाम्पल ले लिया कि सिर्फ हमको 10th क्लास का निकालना है, या सिर्फ हमको अपने सब्जेक्ट का डाटा कलेक्शन करके अपने सब्जेक्ट में ये देखना है कि कौन बच्चे हायर इंटेलेक्ट हो रहे हैं या कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कौन से बच्चे एवरेज हैं, कितने बच्चे डल माइंडेड है। ये तो काफ़ी आसान काम है, लेकिन जब आपको संपूर्ण आंकड़ों का संकलन, जैसे पूरे विद्यालय के बच्चों, जितने भी आपके यहाँ क्लास है, सारे बच्चों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग करना है कि क्लास 1 का क्या रिजल्ट है, क्लास 2 का किस तरह का रिजल्ट है, क्लास 3 का किस तरह का रिजल्ट है, 4, 5, 6 स्कूली एजुकेशन का मेरा रिजल्ट किस तरह से है, और उस आंकड़ों का संकलन करना, उस आंकड़ों को संकलन करके उसको व्यवस्थित करना, वर्गीकरण करना, उसके बाद उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है, किस क्लास में थोड़ा सा और हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, किस क्लास में सुधार करना है, किस क्लास में सुधार की और ज़रूरत है। तो वो जब आप करेंगे तो शिक्षा से संबंधित जो भी जितने भी तरह के आंकड़े होंगे उसको संकलित करके उनका वर्गीकरण करना, और उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेखा चित्रण। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हम एक बातें आपको बता रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना, लेकिन पहले इसको ये चीज़ आपको जानना होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करने के लिए, बात ध्यान से सुनिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सोल्व करने के लिए या डिनोट करने के लिए किस किस मेथड का प्रयोग किया जाता है, किस किस मेथड का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेथड्स पढ़े होंगे कि उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, रेखा चित्रण, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज, उसके बाद आपका पाई चार्ट जिसको हम लोग ब्रीथ चार्ट कहते हैं,
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, परसेंटेज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जितने भी तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करने के मेथड्स ये सब हैं। इस मेथड को आपने आंकड़ा कलेक्ट किया या डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको उस मेथड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, उस मेथड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको शो करना होगा कि आपने जो डाटा या फिर आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस मेथड से कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या परसेंटेज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या पाई चार्ट का यूज किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगला जो पॉइंट है आपका, शिक्षा से संबंधित वर्गीकृत आंकड़ों का सारणीयन एवं रेखा चित्रण प्रदर्शन करना। जो बातें अभी हम इसमें बता रहे थे, जितने भी आपके पास शिक्षा से संबंधित आंकड़े हैं या डाटा हैं, उसमें आपको उन आंकड़ों को टबलेशन करना, आपने टबलेशन आगे आपको बताया गया होगा, आगे यूनिट में है टबलेशन, एवं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उनका रेखा चित्रण करना। ये सांख्यिकी के समान उद्देश्य है। हमने शिक्षा से संबंधित आंकड़ों को टबलेशन करना और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर उनको प्रदर्शित करना, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये दिखाना कि हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस रिजल्ट किया या बच्चों का एजुकेशनल अचीवमेंट में वो आ रहा है, उसमें कमी है या अच्छाई है, वो चीज़ हमको पता करना। ये टबलेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कर सकते हैं। और शिक्षा से अगला जो पॉइंट है आपका इसमें कि शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का व्याख्या करना। अब शिक्षा से संबंधित आंकड़े आपको किस तरह के मिलेंगे, चूँकि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ आपको उस लेवल के डाटा मिलेंगे। स्कूल में है तो स्कूल लेवल का, कॉलेज का करना है तो कॉलेज लेवल के डाटा आपको मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी लेवल के डाटा आपको मिल सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे डाटा हमारा बड़ा होते जाता है, और थोड़ा सा जब डाटा बड़ा होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट अधिक होता है। इसलिए हम जैसे स्कूल लेवल पे, अब इसी को अगर कि हमको बड़ा करना है, डाटा को बड़ा करना है, तो अपने स्कूल एरिया इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। चूँकि सिर्फ हम यहाँ पे अपने स्कूल का जब बात कर रहे हैं तो ये एरिया एक छोटा एरिया है। वही अगर कि हम अपने ब्लॉक के स्कूल का बात करें, मतलब मेरे ब्लॉक, हम जिस ब्लॉक में है उसमें जितने भी स्कूल हैं वो सारे डाटा हमको कलेक्ट करना हो, उसी तरह से जैसे हम कर सकते हैं, हम जिस ज़िला में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वो अगर कि सारे का डाटा कलेक्शन करने का कहा जाए तो वहाँ पे समस्या हमको हो सकती है और समय भी अधिक लगेगा। उसके बाद शिक्षा से संबंधित इन आंकड़ों की व्याख्या करना और उनके आधार पर भविष्य में कथन करना। अब जैसे देखिए, इस बात को आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से
जैसे विगत 10 साल का परिणाम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे, अब किस मेथड से निकाल रहे थे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब वहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, रेखा चित्रण, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, तो उसके आधार पे जो रिजल्ट या जो मेरा कंक्लूजन या जो परिणाम आ रहे हैं, जो निष्कर्ष हमारे आ रहे हैं, उस निष्कर्ष के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा विद्यालय या हमारा महाविद्यालय या हमारा विश्वविद्यालय अच्छा कर सकता है, या रिजल्ट के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं। जैसे रिजल्ट अगर के जो परिणाम हमने निकाला है 2010 से 2020 के बीच, तो वहाँ पे आप उसका भविष्य कथन मतलब एक कह सकते हैं कि आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। उस स्टेटमेंट में ऑथेंटिक स्टेटमेंट में उसको हम कह सकते हैं कि आप दे सकते हैं कि आने वाले समय में जो विद्यालय या आपका महाविद्यालय, आपका कॉलेज अच्छा करेगा। तो ये जितने भी आपको 5 एम्स अभी बताए गए, ये आपका सांख्यिकी का सामान्य उद्देश्य है, जनरल एम्स है। और इस एम्स के माध्यम से क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का 2 ही एम्स आप कर सकते हैं, जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स। जनरल एम्स में ये बातें अभी चूँकि इसमें हम हर क्षेत्र को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही दिया गया है। इसलिए हम लोग शिक्षा से संबंधित उसके सामान्य उद्देश्य को देख रहे हैं, इसीलिए इसमें बार बार शिक्षा की बातें आ रही है कि शिक्षा से संबंधित आंकड़ों के आधार पर उसका भविष्य कथन भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक जनरल एम्स 5 आपको बताया गया है, और भी आप एम्स अपने से भी कर सकते हैं। और दूसरा बात कि अब हम अगले वीडियो में स्टैटिक्स का स्पेसिफिक एम्स को देखेंगे कि स्पेसिफिक एम्स क्या क्या होते हैं, और उस एम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना असाइनमेंट भी क्लियर करते रहिएगा, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जिसका असाइनमेंट क्लियर हो गया होगा यूनिट 3 का, वो आप कभी या तो कॉलेज में आइए, या फिर कभी आप आते हैं तो आप दिखा सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे भी असाइनमेंट आप भेज सकते हैं, उसका पिक क्लिक करके कि सर इसमें कहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको फिर बताया जाएगा। और चूँकि असाइनमेंट यूनिट 3 का तो करीब करीब लोगों का क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिसका नहीं क्लियर हुआ होगा, लेकिन आप लोग भी यूनिट 3 का क्लियर कर लें। उसके बाद यूनिट 3 के बाद हम लोग यूनिट 4 में भी अभी कर रहे हैं। जैसे भी हम लोगों ने स्टैटिक्स का सांख्यिकी के जनरल एम्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, और अगले वीडियो में स्टैटिक्स का स्पेसिफिक एम्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उनका स्पेसिफिक एम्स क्या है। तो आप जैसे जैसे आप असाइनमेंट लिखते रहिएगा, आप पे बर्डन कम रहेगा। और असाइनमेंट से संबंधित आप ऐसा नहीं कि एक बार उठाएं और एक बार में लिख दिए, आप धीरे धीरे लिखेंगे, आपका असाइनमेंट भी क्लियर होते रहेगा। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि जो असाइनमेंट जितना आपका पूरा हो गया है उसको आप चेक ज़रूर करा लें।
चूँकि चेक कराने से आपका होगा कि उसमें जो भी एरर या जो भी गलतियाँ होगी उस गलतियों को बताया जाएगा और आप उसको फिर से बना लेंगे। तो अब इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।